रमजान भी ठीक गुजरा आपका है? यस सर, बहुत अच्छा सर। चलें, ये है कि आज की क्लास और कल की क्लास होगी, और नेक्स्ट वीक में मैं सिर्फ एक ही क्लास लूंगा, क्योंकि जाहिर बात है छुट्टियां हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्स भी तो कंप्लीट करना है। तो फिर हम एक क्लास ले लेंगे सिर्फ ट्यूसडे को, ठीक है? यस सर, बेहतर है सर। तो फिर मंडे को मैं क्वांटम फील्ड थ्योरी वालों की क्लास ले लूंगा, ट्यूसडे को आपकी, तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम ईद कब आ रही है? 14th। ईद आएगी ना, आज 23वां रोजा है ना, 7 दिन बाद, यानी ईद आएगी नेक्स्ट जुमेरात को। तो फिर जिंदगी रही तो हम अगली क्लास फिर ईद के यानी ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट क्लास फिर ईद के बाद एज पर टाइम टेबल ही होगी। तो आप अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आज क्लास में अटेंडेंस शायद कुछ कम हो, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, उन्होंने अपने घरों को जाना है जो हॉस्टल में भी रह रहे हैं। तो इसलिए मैं खैर पहले भी माइंड नहीं करता था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली पिछला लेक्चर लोड नहीं कर पाया था, मेरे जहन से निकल गया। तो आज का लेक्चर डिलीवर करने के बाद मैं दोनों लेक्चर कंबाइन जो है ना अपलोड कर दूंगा। तो सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था बिल्कुल पिछली दफा। तो आज का लेक्चर फिर हम शुरू कर देते हैं, फिर लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैं जितनी देर में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बिला झिझक जो है जब मर्जी चाहे मुझे रोक के पूछ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हम हायर ऑर्डर डायग्राम को स्टडी कर रहे थे। हमने एक डायग्राम पकड़ी थी ये वाली, और इसको हमने सॉल्व किया। तो हमने देखा कि इसके अंदर ये एक लूप सा बना हुआ है, एक पार्टिकल जाता है फिर लूप बना हुआ है ना। तो इस लूप को जब हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि चूंकि ये लूप मोमेंटा की लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो अपर लिमिट जो थी इसमें लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस थी। सो हमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चीज डाइवर्जेंट है तो ये फिर प्रॉब्लमैटिक है। तो मैंने कहा था कि इस प्रॉब्लम ने लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया था। तो यानी यकीन कीजिए कि this catastrophe, this problem disturbed the particle physics community for a long time, for 2 decades almost, for 20 years, for 2 decades almost। अच्छा, ये क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज कैलकुलेट करना चाहते थे इन्फिनिटी आ जाती, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब इन्फिनिटीज आ जाती हैं तो वो थ्योरी ठीक नहीं होती। द सॉल्यूशन वाज गिवन बाय द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ दैट टाइम। उनमें बड़े बड़े नाम थे, उनमें था डिराक था, पॉली, क्रैमर्स जो सलाम साहब का सुपरवाइजर था, वाइस्कॉफ था। मैं सबके नाम लिख देता हूँ, ये हर जगह से मिल जाते हैं, यानी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। आप लिखेंगे ना, वाइस्कॉफ, हांस बेथे, द मैन हु इज बिहाइंड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ द यूएस आल्सो अलॉन्ग विद ओपेनहाइमर, हांस बेथे, टोमोनागा, सर श्विंगर, and then and of course फाइनमैन। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े नाम थे, इन सब को ही तकरीबन नोबेल प्राइज जैसे प्राइजेस बिगेस्ट रिकग्निशन मिल चुके, श्विंगर को, फाइनमैन को, वाइस्कॉफ को, क्रम पॉली को, डिराक को, हांस बाथे को। तो इतने बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने ये प्रॉब्लम को फिर टेक अप किया। असल में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दे हैव डिजाइंड, मैं बताता हूं मेथड उन्होंने क्या डिजाइन किया, a method to sweep out these infinities। कैसे? उन्होंने कहा कि by regularizing this integral। रेगुलराइज कैसे?
कैसे उन्होंने इंटीग्रल को ऐड किया, रेगुलराइज किया? दे हैव इन ओवर केस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर। उन्होंने क्या किया? इनसाइड इंटीग्रल, यानी ये जो इंटीग्रल है आपका, ये वाला ऑलरेडी जो इंटीग्रल d4q, उन्होंने इसके अंदर एक इंटीग्रल का एक फैक्टर डाला जो कि माइनस m कोई आर्बिट्रेरी मैथ स्केल है, c स्क्वेर्ड ओवर q स्क्वेर्ड। जरा इस फैक्टर पे आप गौर कीजिएगा जरा, माइनस m स्क्वेयर c स्क्वेयर। ये आप निकालते नहीं है इस लेवल के ऊपर, लेकिन जब हम पार्टिकल फिजिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स एमफिल में करते हैं तो फिर हम इन फैक्टर्स को वो डिटेल से कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देना है, ठीक है? वेयर द कट ऑफ मैथ्स, आपको ये याद भी रखने की जरूरत नहीं थ्योरी की, मैं सिर्फ आपको इसका आइडिया दूंगा। वेयर इज assumed to be very large. अच्छा, just look at this factor. So if m square c squared is much larger than q square, तो क्या होगा? then देखें जरा क्या बनता है ये। then इसी फैक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इज इक्वल टू, इसमें से मैं एम सी स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं, या चले माइनस, चले एम सी स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं मैं, या चले माइनस एम सी स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं मैं। तो क्या आंसर आ गया? 1 ओवर, मैंने क्या किया? माइनस एम सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया नीचे में, नीचे से, तो नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 1 माइनस क्यू स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर। लेकिन मैंने क्या कहा था कि क्यू स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर के मुकाबले में बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने कहा एम सी स्क्वेयर इज मच लार्जर देन क्यू स्क्वेयर। तो दिस फैक्टर गोज टू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये फैक्टर? ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि एम सी स्क्वेयर से एम सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, क्यू स्क्वेयर ओवर एम सी स्क्वेयर 0 हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तो इज 1। ठीक है, क्लियर है या नहीं यार? सर क्लियर है। ओके अच्छा, मैंने ये लिखा था कि दिस एम टू बी लार्ज एंड एट द एंड वी विल टेक इट टू इंफिनिटी। अच्छा, अब अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, नो, इफ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, यानी इस इंटीग्रल की बात मैं कर रहा हूं, यानी अगर आप इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करें d4q, तो इस वाले इंटीग्रल को, क्योंकि मैंने कहा था ये उसी में शामिल करना है, देन यू कैन सी दैट इट हैज 2 पार्ट्स। वन इज द फाइनाइट पार्ट जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड द अदर इज द इनफाइनाइट part. However, this infinite part is added to the mass and the coupling such that, अब ये एक कमाल होना है जो जिसको मैंने आज सिर्फ एक्सप्लेन करना था आपको। फिजिकल इज इक्वल टू m प्लस डेल्टा m, और जो कपलिंग होती है आपकी g फिजिकल जो है, इट इज इक्वल टू g प्लस डेल्टा g। यानी देखें, आप इस इक्वेशन में कौन सा मैथ लिख रहे थे? आपको याद है ना, आप स्मॉल m मैथ लिख रहे थे ना इस पूरी। देखें, स्मॉल m स्क्वायर a पार्टिकल का मैथ, b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, सॉरी, वेयर, मैं यहां पर ना एक चीज ऐड करता हूं और फिर मैं इसको सिर्फ आज एक्सप्लेन करूंगा रेस्ट ऑफ द टाइम में, थोड़ी देर के लिए इसको। वेयर डेल्टा m एंड डेल्टा g
G are infinite, but we cannot are having infinities, but we cannot measure them. What we measure is the M physical and G physical. यानी जो कपलिंग आप मेजर करते हैं ना, जब आप जी लिखते हैं, वो ये जी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर सारी की सारी इंफिनिटीज छुपी होती हैं। हम मेजर जो करते हैं वो फिजिकल मैस करते हैं और फिजिकल कपलिंग करते हैं। ये जो ऑर्डिनरी एम और ऑर्डिनरी जी, so the bare quantities, जिसे नंगा कहते हैं, the bare quantities M and G are not physical. ये फिजिकल कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेयर कपलिंग और बेयर जो है वो मैस होता है। याद है आपको? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक चार्ज को आप कैसे मेजर करते हैं? एक चार्ज को कैसे मेजर करते हैं आप? चार्ज इज अ कपलिंग ना, तो कैसे मेजर करते हैं आप? उसके करीब कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, तो जो ही दोनों चार्ज लाते हैं तो दोनों चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए, आप इकलौता चार्ज मेजर नहीं कर सकते। व्हाट यू मेजर इज अ फिजिकल चार्ज। यानी आपने ये पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज से हम दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, चार्ज के करीब आते जाएं तो उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ता जाता है। इसका मतलब है चार्ज भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप चार्ज से कितने दूर हैं या कितने करीब हैं। सिमिलरली अगर ऐसे को मैस भी होता तो मैस से आप जितने दूर होते, ग्रेविटेशनल में आप देखिए डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, मैसेज तो वही हैं, तो हमें उसकी भी स्ट्रेंथ कम से कम लगने लग जाती है। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ये क्लियर है कि जो हम मेजर करते हैं वो स्मॉल एंड स्मॉल जी नहीं होते, बल्कि एम फिजिकल और एम जी फिजिकल होते हैं। तो बेशक ये अपने अंदर इंफिनिटीज छुपाए होते हैं, लेकिन चूंकि ये हम मेजर नहीं कर सकते डेल्टा जी और डेल्टा एम, जो हम देखते हैं वो होते ही ये है, इसलिए ये इंफिनिटीज जो हमारे पास आती हैं ये हमें डिस्टर्ब नहीं करती। इसको कहते हैं इंफिनिटीज को अंडर द रग डालना। हमने इनको बस कहीं छुपा लिया। किस में छुपाया? फिजिकल मैथ्स और फिजिकल कपलिंग में। अच्छा, द फाइनाइट पार्ट is also energy momentum dependent. Hence, the masses and couplings are considered to be the running one. Running one से मतलब क्या होता है? एनर्जी के साथ चेंज होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जितना अंदर आते जाएंगे, चार्ज आपको उतना ही मुख्तलिफ नजर आना शुरू होगा जितना आप उसको दूर से देखते हैं। सिमिलरली दिस हैपन्स टू द मैस। तो कितनी एनर्जी आप देते हैं चार्ज को देखने के लिए या मैस को देखने के लिए, वो ये उस चीज पे डिपेंड करता है। तो मैंने सिर्फ यही कहा है जो फाइनाइट पार्ट है वो भी एनर्जी मोमेंटम डिपेंडेंट है। चूंकि वो एनर्जी मोमेंटम डिपेंडेंट है तो इसलिए जो हम कपलिंग्स और मैसेज कंसिडर करते हैं वो रनिंग होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जो लास्ट लेक्चर में मैं समझता था कि एक आपको ना देना चाहिए था। कॉन्सेप्ट बड़ा नाइवली हैंड वेविंग आर्ग्यूमेंट दिया है। अगर मैं इसको आसान जबान में समराइज करूं तो आसान जबान में इसकी समराइजेशन ये है कि स्मॉल एम एंड स्मॉल जी दे आर नॉट द फिजिकल कपलिंग्स, दे कैन बी इनफिनिट, लेकिन एम फिजिकल एंड जी फिजिकल दीज आर व्हाट वी मेजर, और इन्होंने अपने अंदर इन्फिनिटीज छुपाई होती हैं। तो हम जिस भी लूप, अगर एक लूप और बढ़ा दें इसके अंदर हम, यानी इस डायग्राम के अंदर अगर हम एक लूप के अंदर और लूप ऐड कर दें तो वो इन्फिनिटीज भी इस एम स्क्वायर वाली टर्म में छुप जाएंगी, डेल्टा एम में। तो जो हम मेजर करेंगे तो वो ये एम फिजिकल होता है, और ये डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी और किस मोमेंटम के ऊपर ये एम फिजिकल एंड जी फिजिकल जो है वो मेजर करते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये रनिंग मैस है और रनिंग couplings हैं। So these are known as considered to be running one, and hence we call them running mass and running couplings. तो ये मैं एक आखिरी चीज लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो इन्फिनिटीज आई इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इन्फिनिटीज हम अंडर द रग डाल सकते हैं मैसेज में और कपलिंग्स में, और मैसेज और कपलिंग्स को रीडिफाइन कर सकते हैं
जो है वो रीडिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकल मैसेज एंड फिजिकल कपलिंग। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर आप वैक्यूम की एनर्जी मेजर करते हैं तो वैक्यूम की एनर्जी भी इन्फिनिट निकलती है। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ी होगी, वैक्यूम फ्लक्चुएशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हाफ एच बार ओमेगा स्क्वायर्ड होता है, हाफ एच बार ओमेगा होती है। और वैक्यूम के अंदर तो इनफाइनाइटली पार्टिकल है, इसका मतलब वैक्यूम की एनर्जी इन्फिनिट है। तो आप करते क्या है, आप कहते हैं हम वैक्यूम की एनर्जी नहीं मेजर करते, एक्चुअली व्हाट वी मेजर इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी। तो जब डिफरेंस ऑफ द एनर्जी मेजर करते हैं रिलेटिव टू द ग्राउंड स्टेट जो कि वैक्यूम स्टेट बनती है, तो हमेशा वो एच बार ओमेगा से डिफर करती है। सक्सेसिव एनर्जीज जो है वो एच बार ओमेगा से डिफर करती हैं। तो वहां पर भी मैं कह रहा हूं कि आप बेयर एनर्जी मेजर नहीं करते बल्कि आप डिफरेंस ऑफ द एनर्जी मेजर करते हैं। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट मैं यहां भी लगा रहा हूं कि आप बेयर मैस नहीं मेजर करते बल्कि आप एक रीनॉर्मलाइज्ड मैस या फिजिकल मैस को मेजर करते हैं। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज द रीनॉर्मलाइजेशन। इसी चीज को कहते हैं कि ये रीनॉर्मलाइजेशन है। और ऑल फिजिकल थेरीज आर रीनॉर्मलाइज, करिएगा जरा, ऑल फिजिकल थेरीज आर रीनॉर्मलाइजेबल। अगर कोई थेरी रीनॉर्मलाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो थेरी जो है वो ठीक भी नहीं है। तो ये बात आप अपने पल्ले से बांध दीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। क्या कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। So with this we end up the ABC model, ठीक है, where A, B and C were the spin zero particles। ठीक है, याद है मैंने ए बी सी सबको स्केलर पार्टिकल कहा था कि ये सारे के सारे स्पिन जीरो हैं या फिर स्केलर पार्टिकल्स हैं। कोई सवाल है आपका यहां तक तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई सवाल है? नहीं सर, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं। ओके गुड, चले एक बंदा ही बोल पड़ा तो खैर है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं एक नई चीज। रिमेंबर, इन नेचर we all are made up of fermions। याद है ना आपको, हम सारे फर्मियंस बने हैं, which are spin half particles। इसका मतलब ये है स्पिन हाफ पार्टिकल्स मसलन लाइक इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्क्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स वगैरह। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल और क्वार्क्स है। प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो हम सारे जो है फर्मियन से बने हुए हैं। इट मींस देयर शैल बी some equation for them, for these spin half particles too। that equation is the Dirac equation। तो आज का लेक्चर जो रेस्ट ऑफ द लेक्चर है वो आज के बाद मैं अगले 4 से 5 लेक्चर्स कम से कम डिराक इक्वेशन पे दूंगा आपको। डिराक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस, उसकी एप्लीकेशन, तो कम से कम 5 लेक्चर्स और इस चैप्टर पे होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिराक इक्वेशन। ये समझ लीजिएगा गौर से बड़ी। yes, this is one of the most important and the most fundamental equation in human history, डिराक इक्वेशन। जिस तरह आइंस्टाइन इक्वेशंस ने मिराकल किया था एक मौजज़ा, उसी तरह डिराक इक्वेशंस ने भी एक मौजज़ा किया था। and this is one of the simplest and the most elegant equation।
अच्छा, आपने remember, so we have studied in the ordinary quantum mechanics, which is known as a non-relativistic, इसका एक नाम होता है, यानी relativity नहीं है, which is known as a non-relativistic quantum mechanics. The particles are described, चलिए यार मैं इसको नीचे कर लेता हूं. So the particles are described by the, किस इक्वेशन से पार्टिकल्स को डिस्क्राइब किया जाता है जी? किस चीज से डिस्क्राइब करते हैं पार्टिकल्स को? श्रोडिंगर इक्वेशन. शाबाश, by the Schrödinger equation. तो ये है ना कि श्रोडिंगर इक्वेशन याद है ना आपको या नहीं याद? So one way to derive the Schrödinger equation is to start with the classical. जी सर, याद है श्रोडिंगर इक्वेशन. अच्छा, is to start with energy momentum relation. अच्छा, एक तरीका श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करने का क्या है कि आप ये इक्वेशन कंसीडर करें कि p स्क्वायर्ड ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी है प्लस v, क्लासिकल v इज अ पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू E. एंड टू गो टू क्वांटम मैकेनिक्स, टेक p को आप क्या ले लें कि p गोज टू माइनस आयोटा h बार v nebula and e to iota h bar partial by partial t. ये ले लेंगे हम, ठीक है ना, कि हम p को ये ले लें और इसको ये चीज ले लें क्लासिकल वाली इक्वेशन में. द अबव इक्वेशन गिव्स, देखें जरा ऊपर वाली इक्वेशन क्या दे देगी हमें. p स्क्वायर की जगह जब ये मैं पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा h बार का स्क्वायर, तो दिस इज माइनस h बार स्क्वायर, so this becomes minus h bar squared over 2m v nebula squared. ठीक है, चूंकि ये ऑपरेटर इक्वेशन है तो इसका मतलब है हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जो कि स्पेस टाइम का फंक्शन होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन, प्लस v psi इज इक्वल टू, e की जगह मैंने क्या लिखना है? आयोटा h बार partial by partial t. एग्री करते हैं where psi is a function of space and time and it's not physical. Psi is not physical and नजीब कहीं गलती की तो बता देना. एंड क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे बहुत कम आती है क्वांटम मैकेनिक्स. एंड साई स्क्वायर डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द and psi mod square describes the probability density, and this is something that is physical, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द एंटायर स्पेस तो आपके पास जो चीज आती है वो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आती है टू द एंटायर स्पेस. डू यू एग्री विद दिस थिंग? क्या मैंने सब कुछ ठीक कहा? जी सर. सो
you can see that there are two space derivatives. There are two derivatives. But you can see that the derivatives in space is quadratic. Quadratic है ना, that is यानी अगर मैं कहूं that is of the form del squared को अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, सॉरी ये हैं पार्शियल, सॉरी यार लगता है मेरी उंगलियों को भी रोजा लग गया, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर्ड, ठीक है, डेल स्क्वेयर्ड की ये फॉर्म है ना, सो डेल स्क्वेयर्ड इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर्ड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई स्क्वेयर्ड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड स्क्वेयर्ड, ठीक है, वाई स्क्वेयर्ड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड स्क्वेयर, ये बात ठीक है ना, and the derivative of time is linear. Hence we can see that the space and time are not treated at equal footing. Equal footing का मतलब क्या है कि जितने स्पेस के डेरिवेटिव हैं उतने टाइम के डेरिवेटिव नहीं है, and hence so the equation is non-relativistic. जब भी कोई relativistic equation देखें तो आप देखिएगा उसमें जितने स्पेस के डेरिवेटिव आते हैं उतने ही टाइम के डेरिवेटिव आते हैं। आपको याद है ना 4 वेक्टर x का स्क्वायर किसके बराबर होता था? स्पेस के दो डबल पावर का स्क्वायर यानी r वेक्टर स्क्वायर या x वेक्टर स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो जितने टाइम के डेरिवेटिव आते थे उतने ही स्पेस के डेरिवेटिव आते थे। तो किसी भी इक्वेशन के रिलेटिविस्टिक होने के लिए ये जरूरी है कि उसमें स्पेस एंड टाइम के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बराबर तादाद में हो। यहां तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन जी? सर ये जो डेरिवेटिव्स अगर दोनों मतलब स्पेस और टाइम के इक्वल हो, इससे हमें कैसे पता चलता है कि ये रिलेटिविस्टिक है? रिलेटिविटी में स्पेस टाइम जुदा जुदा चीजें नहीं है ना। आपको याद है ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, याद है आपको, आपने पढ़ी थी ये बात जी कि सर। अगर आप पोजीशन में जाते हैं तो टाइम का कंपोनेंट उसमें मिक्स हो जाता है, और अगर आप टाइम में जाते हैं तो पोजीशन का कंपोनेंट मिक्स हो जाता है, लेकिन जब आप टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड करते हैं तो वो इनवेरिएंट होता है। याद है ना 4 लेंथ इनवेरिएंट होती थी। जी सर। तो इसका मतलब है स्पेस और टाइम को आप इलादा इलादा नहीं कर सकते, वो एक ही शीट है जिसके ऊपर दोनों हैं। ये देखे ना, मैंने जो आपको याद होगा मैंने लिखवाई थी आपको चीजें जब स्पेशल रिलेटिविटी में, तो मैंने ये कहा था कि इंडिविजुअली तो वो चेंज होते हैं स्पेस और टाइम, लेकिन जब आप टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड करते हैं तो वो चेंज नहीं होता। मैंने ये कहा था कि ये इनवेरिएंट रहता है, आर डबल प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, यानी स्पेस एंड टाइम जो है वो बजाते खुद जो है वो एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं है। अब अगर जुदा जुदा नहीं है तो दोनों को बराबरी पे ट्रीट करना है ना आपको। सही है यानी सर। ओके। बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह दो बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब फर्ज करें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, गॉड फॉरबिड्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, कि दोनों का एक बाजू जो है ना वो आपस में जुड़ा हुआ है, दो हाथ है लेकिन बाजू जुड़ा है। आप एक बंदे की बाजू पे शर्ट नहीं पहना सकते उस जुड़े हुए में, आपको दोनों पे पहनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप इन दोनों को जुदा जुदा नहीं ट्रीट कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे की बाजू पे शर्ट और दूसरे की ना हो, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इट मीन्स वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली। तो जब आप उन्हें इक्वली ट्रीट करते हैं, वही इक्वालिटी जब क्वांटम जब आती है हमारी फिजिक्स में, तो हम कहते हैं अगर स्पेस और टाइम बराबरी पे ट्रीट हो रहे हैं, then you can say that this equation is relativistic equation. So any question?
क्लियर है भाई नजीब आप या नहीं? जी सर, इस बात से तो क्लियर है कि बराबरी पे ट्रीट करना है। जी, तो किस बात से क्लियर नहीं है? सर ये नहीं समझ आ रही कि बराबर होने पे वो उसको रिलेटिविस्टिक कैसे हम ले सकते हैं। नहीं, मैंने शुरू में बताया ना, आप टी स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड, आप शायद माजी के लेक्चर भूल गए हैं, जब मैंने आपको यह बताया था कि आप एक्स प्राइम को इस तरह डिफाइन करें, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम, ठीक है? और अगर आप टी प्राइम स्क्वेयर माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर, जो कि एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस जेड प्राइम स्क्वेयर है, तो आप इसको देखें करके तो ये बराबर आता है टी स्क्वेयर माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर के। लेकिन टी माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर जो है वो बराबर नहीं आता टी प्राइम माइनस एक्स वेक्टर स्क्वेयर के। ये मैंने आपको याद है यहां पर कराई थी ये चीजें, और मैंने ये साबित भी किया था, अगर आपको याद हो। मैं लेट मी सी, अगर मेरे पास कहीं शायद नजर आ जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मैंने आपको साबित किया था कि टी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी प्राइम स्क्वेयर माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर। थोड़ा सा रिकॉल कर लें। ठीक है सर, मैं फिर पीछे वाले लेक्चर देख लूँगा। असल में मुझसे एक दो लेक्चर मिस हुए हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन के, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। वो सॉरी, गलती से मैं बोले जा रहा हूं और मेरा माइक म्यूट हो गया था गलती से, सॉरी। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप, जो मैंने टी प्राइम को लिखवाया था आपको टी माइनस गैमा एक्स वाला, और दूसरा भी लिखवाया था एक्स प्राइम वाला, आप टी प्राइम स्क्वेयर माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर माइनस जेड प्राइम स्क्वेयर को सॉल्व करें, तो आप देखिएगा वो बराबर आता है टी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, विच इज द, जो कि आप बारहा पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी और उसमें भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी। तो the lesson is space and time should be treated on equality basis in the special theory of in special theory of relativity. Yes. चलें हम एक ऐसी इक्वेशन जरा डिराइव करते हैं। सो द क्लाइन गॉर्डन मैं भी आपको बताता हूं ये क्या होती है। केजी इक्वेशन इसको कहते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिमिलर मैनर। मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब कोर्स बहुत तेजी से जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता दूं, दिस ऑनलाइन एग्जाम इवन इन पार्टिकल फिजिक्स विल बी वेरी चैलेंजिंग। मैं क्या करूंगा, मैं एग्जाम में हर बंदे को सेपरेट क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आई कैन मेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए एवरीवन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये साथ साथ मैं देखता हूं आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो लेकिन चलिए ये आपकी अपनी मर्जी है। एंड ऑफ द डे एक बात याद रखिएगा, जब आपने जॉब लेने जाना है तो किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि आपने ऑनलाइन पढ़ा है। दे हैव टू आस्क यू द क्वेश्चंस। अगर आप नहीं जवाब दे के तो जॉब नहीं मिलेगी। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं, कोविड आया सर हमने ऑनलाइन क्लासें ली, हमें एग्जाम में चीटिंग की, दे डैम केयर फॉर दिस थिंग। तो इसलिए अगर आपने पढ़ना है तो ये होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, नहीं भी पढ़ना तो आप पे है। मेरा काम है लेक्चर देना, मैं बड़ी नेक नियति से आपको लेक्चर दे देता हूँ। जो सुनना चाहते हैं सुने, जो नहीं सुनना चाहते उनकी भी मर्जी है। तो आई डोंट वांट टू बी जज फॉर एनीवन, ठीक है? तो इसलिए आपकी अपनी चॉइस है। सो द क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिमिलर मैनर। लेट अस कंसीडर, आपको याद है आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ई स्क्वेर्ड माइनस वी पी स्क्वेर्ड, यानी वेक्टर पी स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वेर्ड सी 4। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज को मैंने ऐसे भी लिखा था अगर आपको याद हो कि पी म्यू इज इक्वल टू पी म्यू माइनस एम स्क्वेर्ड
C4 इज इक्वल टू 0। हमने ये भी इसको ऐसे भी लिखा था क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि P0 जो है वेयर अगर आपको याद हो तो मैंने P म्यू को डिफाइन किया था एज E by C एंड वेक्टर P, और दूसरे को मैंने E by C और दूसरा वेक्टर P डिफाइन किया था। P म्यू चले इसको ऐसे कर लेते हैं, P म्यू इज डिफाइंड एज P0 एंड P वेक्टर। तो P0 स्क्वायर माइनस P वेक्टर स्क्वायर, तो P0 स्क्वायर वाज E स्क्वायर एंड P वेक्टर स्क्वायर वाज P स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर C4। कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे, मेरे ख्याल है ये M स्क्वायर C, एक्चुअली मैं C को लिखता नहीं हूं ना, तो मेरे ख्याल है ये M स्क्वायर C स्क्वायर था। P म्यू क्या था, याद है नजीब क्या चीज थी ये? C स्क्वायर है सर, हैं C स्क्वायर। M स्क्वायर C स्क्वायर था ना, जी सर। क्योंकि तभी तो P0 को E by C हम लिखते थे ना, तो जब जी E by सर। C लिखते तो जवाब P जो है वो डायमेंशंस ऑफ MC रखता है ना, मोमेंटम जो है, या इसको आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख लें। सो दिस इज इक्वल टू E by C एंड वेक्टर B। तो आपका कोई सवाल है यहां तक? अच्छा चलें, लेट नो सर। अस स्टिक टू अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल से क्या मुराद है हमारी? दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ठीक है, सो इन दिस केस वी नीड, इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये चीज करनी है कि P म्यू इज इक्वल टू, P म्यू गोज टू आयोटा H बार, ठीक है, पार्शियल म्यू, ये हमें करना है। तो हमने क्या कहा जी, P म्यू जो है वो आयोटा H बार पार्शियल म्यू है, वेयर फिर पार्शियल म्यू इज इक्वल टू, जब ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। जब इस पार्शियल के नीचे लिखा हुआ है तो समझिए एक्स के ऊपर लिखा हुआ है, और अगर इधर लेफ्ट के ऊपर लिखा होगा तो एक्स में नीचे लिखा होगा। ये कन्वेंशन फॉलो की जाती है। अगर आप इसको खोलें तो दैट इज पार्शियल जीरो जो है वो, आप इस वजह से कोई बताएगा पार्शियल जीरो क्या होगा? जो कि डी बाई डी एक्स जीरो है, तो वो किसके बराबर है? 1/c पार्शियल बाई पार्शियल टी के बराबर। पार्शियल टी। शाबाश। और डी बाई डी एक्स किसके बराबर है? चले मैं एक ही लिख देता हूं, एक्स आई, दिस गोज टू ये डेल है, ठीक है ना, यानी डी बाई डी एक्स 1 जो है वो डी बाई डी एक्स है, 2 जो है डी बाई डी एक्स 2 है, और 3 जो है वो डी बाई डी एक्स 3। चले छोड़ें, इलादे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। डी बाई डी एक्स 1 जो है वो बराबर है क्या यार, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स एटसेट्रा। 2 जो है y है, 3 जो है वो z है। तो अगर आप इस इक्वेशन को पुट करें तो क्या आंसर आता है, जरा देखें आप ऊपर वाली में। अगर इसको यहां रखें, यहां पर इसमें, तो ये क्या देती है आपको इक्वेशन, जरा देखें क्या देती है आपको। P म्यू की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस H बार स्क्वेर्ड, ठीक है, पार्शियल म्यू, ठीक है। चूंकि ये मैंने कहा डेरिवेटिव है तो आपको एक साई भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपरेटर इक्वेशन है, माइनस M स्क्वेर्ड C स्क्वेर्ड साई
इज इक्वल टू 0। ठीक है, या अगर आप इसको खोल के लिखें तो देखें क्या जवाब आता है। अगर आप इसको खोलें तो ये D0 बनेगा। तो अगर आप इसको खोल लेंगे तो मैं चले एक और स्टेप लिख देता हूं आपको। ये बनेगा D0 मैं h - h बार स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूं और यहां पर बनेगा प्लस di और di और साई को बाहर लिख लेता हूं। लेकिन आपने ये बात तो पढ़ी हुई है कि नीचे और ऊपर वाले इंडिसेस जो हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू, इसको मैं यहां माइनस लिख दूं और इस आई को ऊपर से नीचे कर दूं। आपने ये चीज पढ़ी हुई है ना कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में आपस में एक साइन नेगेटिव का फर्क होता है। तो अगर ये कोवेरिएंट वेक्टर है तो ये कंट्रावेरिएंट था, तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के 3 कंपोनेंट में एक माइनस साइन का फर्क आता है। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू, मैं इस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं, इसको उठा के उधर ले जाता हूं, तो दिस बिकम्स फ्रैक्शन 1/c² partial squared by partial t² minus del squared, क्योंकि di is del, minus del squared psi is equal to अच्छा सॉरी मैंने गलत ये लिखा, माइनस साइन में अंदर ले गया, तो इसको माइनस होना था और इसको प्लस होना था। सो दिस इज mc over h bar squared p psi। ठीक होगी ना इक्वेशन? कोई गलती तो नहीं मैंने की लिखने में? नहीं सर सही लिखा है। जी जी मैं कह रहा हूँ सर सही लिखा है। सही लिखा है ना? क्या ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है? दिस इज ऑफ कोर्स relativistic equation for a scalar particle। स्केलर पार्टिकल का मतलब क्या है? स्पिन जीरो। ये स्पिन जीरो के लिए इक्वेशन है। क्यों रिलेटिविस्टिक है? दो टाइम के डेरिवेटिव आ रहे हैं, दो ही स्पेस के डेरिवेटिव आ रहे हैं। तो जब वो स्पेस और टाइम इक्वल फुटिंग पर ट्रीट होते हैं तो वो इक्वेशन जो है वो दिखने में ही रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होती है। यहां पर अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। आपको याद है कि आई एम श्योर कि आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में कि वी स्टडीड इन द बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स दैट the Schrödinger equation cannot explain the energy levels of the hydrogen atom। ये आपने पढ़ा हुआ है ना? ये नहीं पढ़ा हुआ? कि ये एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करती। टू सम एक्सटेंट इट इज फाइन, लेकिन हम जब हाइपर फाइन और फाइन स्प्लिटिंग स्टडी करते हैं और जब हम लैम्प शिफ्ट स्टडी करना चाहते हैं, देन वी कम इनटू द ट्रबल। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना वो इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करती। ओके, दिस even can't be achieved by the Klein-Gordon equation as it is for the scalar particle and the hydrogen atom energy levels are for the electron। यहां पर भी ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि
ये इक्वेशन तो स्केलर पार्टिकल के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो हम इससे भी ये चीज नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम है। आल्सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम विद द क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन, और वो क्या है? वो ये है कि जो एक और प्रॉब्लम ये है कि वो इस चीज को साई ऑफ r mod squared, that is the probability of finding the particle at r ये याद है ना, ये होती है साई मॉड स्क्वायर। द क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन, जो क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन होती है, fails to explain this statistical interpretation। जब हम क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि साई मॉड स्क्वायर जो नेगेटिव हो जाता है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। हाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैन बी नेगेटिव। तो ये इसमें एक इशू इसमें आ जाता है इस इक्वेशन में। अगर आप इसको नाइवली लैंग्वेज में देखें तो आप जरा ये देखिए, वी नो दैट this is a problem due to the quadratic nature of this equation। अच्छा, अब अगर ये क्वाड्रेटिक नेचर है इक्वेशन की, that is the quadratic equation has both positive and negative roots। पॉजिटिव रूट होगा, ये पॉजिटिव एनर्जी हो तो पॉजिटिव सॉल्यूशन हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी हो तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाती है। तो ये इस वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है साई आर मॉड स्क्वायर्ड की, this is a real problem with the Klein-Gordon equation, that we cannot say that psi r mod squared जो है वो probability density है। तो ये समझ आ गई कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की नेचर क्यों खराब हो रही है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके दो रूट्स बनेंगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस के लिए मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी रूट भी है और नेगेटिव एनर्जी रूट भी है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी के लिए नेगेटिव हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो Dirac gave a real interpretation and rescued us from this situation। ठीक है, recall the Maxwell's equations are, क्या मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है? कौन बताएगा? क्या मैक्सवेल्स इक्वेशन सलमान रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है? सर नॉन रिलेटिविस्टिक। क्यों भाई इकरा, मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है? मसद, जी सर। मैं सवाल क्या पूछा है मकसद? तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो रिलेटिविस्टिक है या नहीं? हाँ, तो क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक है रिलेटिविस्टिक है?
नजीब का कहना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक है। सर क्या क्या ख्याल है मसद? सर हाँ नॉन या ना यार, इसमें रियलिस्टिक है ऐसी सोचने वाली क्या बात है? क्या गूगल कर रहे हो बैठ के? हाँ या ना? सर। वो मैं देख रहा सर, नहीं है सर, ये नॉन रियलिस्टिक है। अच्छा चले, अब वैसे आप बताइए। सर ये रिलेटिविस्टिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें सी भी आता है। अच्छा चलें, नूरुन्निसा। सर शायद रिलेटिविस्टिक ही होती हैं। शायद रिलेटिविस्टिक होते हैं, गुड। निदा रियाज। सलमान आप बता दें अगर मौजूद हैं तो। या इकरा बता दें। सर रिलेटिविस्टिक है। रिलेटिविस्टिक है, क्यों क्यों इकरा रिलेटिविस्टिक है? सर क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन्वॉल्व है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। सर रिलेटिविस्टिक होता है, रीजन सर वो उसकी है कि उसमें एक स्पेस और एक टाइम डेरिवेटिव होता है मैक्सवेल इक्वेशन में। भाई क्या हो गया, इतने अरसे से आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटिविस्टिक होती हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटिविस्टिक होती हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक होती हैं? यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर डिग्री भाई, जस्ट इमेजिन। So what are the electromagnetic waves? Do you think they are relativistic or non-relativistic? रिलेटिविस्टिक है सर। Electromagnetic waves are relativistic. They are the superposition of electric and magnetic field. Or they are the solutions of the Maxwell's equations. So the Maxwell's equations are relativistic. भाई अब हम डिग्री कंप्लीट करने जा रहे हैं, and this is a simple metric level question that Maxwell's equations are relativistic. Are linear in space and time, and these are the ये बात याद रखिए। आप आराम से लिख देते हैं जी फलां टीचर से हम फेल हुए हैं, वो टीचर ये है, टीचर को मसला है फलां फलां। अगर कभी हमें लिखना पड़े ना तो मैं आपको बताऊं जो मैं स्टूडेंट्स के बारे में लिखूं, बिकॉज आप लोगों ने जिंदगी में कुछ पढ़ा ही नहीं है। मुझे आई एम सरप्राइज्ड कि आप 8th सेमेस्टर में और आपको ये नहीं पता कि मैक्सवेल इक्वेशन रिलेटिविस्टिक हैं या नॉन रिलेटिविस्टिक हैं। अगर आपने इस लेवल पे नहीं सीखा तो किस लेवल पे सीखेंगे? एनीवेज जी, मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है वो लीनियर है स्पेस और टाइम में, फर्स्ट ऑर्डर है। लीनियर स्पेस एंड टाइम का मतलब क्या है? दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, and these are the relativistic equations. So this motivated, I guess, ये मेरा guess है, to derive that there shall be a linear equation for the particles too, for the spin half, for the particles, for the spin half particles. तो ये डिराक को मोटिवेट किया था इस चीज ने। देखिए आप एक चीज देखें, अगर आप तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखी हुई देखें, सो द डिराक्स स्ट्रेटजी इज, अच्छा अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हो, लेट्स से आपके पास मैं कहूं कि ये इक्वेशन लिखी हुई है कि p0 स्क्वायर्ड, फिलहाल छोड़े स्पेस को, अगर मैं कहूं आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है -m स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड और ये 0 है, तो इसका मतलब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि
P0 प्लस MC और P0 माइनस MC इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट मीन्स वी कैन ऑब्टेन 2 फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, और वो कौन सी हैं? P0 प्लस MC इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो सकता है, या P0 माइनस MC ये भी 0 हो सकता है। तो जो मर्जी मैं करूं, इसके दो सॉल्यूशंस है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं लिख सकता हूं। सो अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं P² के लिए, अगर मैं इसी को जनरलाइज करूं, सो दिस मींस दैट either one of which gives, अगर मैं इसी को फोर मोमेंटम के लिए लिखूं तो P mu माइनस M² C² इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं स्पेशल पार्ट को ना लिखता तो मैं दोनों चीजें मुझे यही देती हैं। अब मैं अगर P² को लिख लूं P0² माइनस P वेक्टर स्क्वायर, तो मैं अगेन वैसी ही इक्वेशन यहां भी बना सकता हूं। अच्छा, यहां पर तो स्पेशल पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ ना, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ मैंने उसका 0th पार्ट ही लिखा है ना, स्पेशल पार्ट नहीं लिखा हुआ। सो इफ वी इंक्लूड the special component, it will give us। अच्छा, डिराक ने देखें क्या लिखा था। डिराक ने ये लिखा कि P mu को मैं ऐसे लिख सकता हूं। जरा आज इनका मैजिक देखते हैं। यू कैन राइट इट एज, जरा इसी को इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। लेट्स से बीटा कैपा, मैं बिल्कुल ग्रिफिथ वाली नोटेशन रख रहा हूं ताकि जो लोग क्लास में नहीं आते उनको मुश्किल ना हो। बीटा कैपा प्लस MC, और यहां पर मैं लिख लेता हूं गामा लैम्डा P लैम्डा माइनस MC। अच्छा, बता सकते हैं कि समेशन किस किस पे है? सर लेमडा है, लैम्डा पे समेशन और कैपा पे समेशन है। एंड रिमेंबर वेयर बीटा कैपा runs from 1 to 4 and lambda runs from 1 to 4। बीटा कैपा एंड गामा लैम्डा 4 ही है, 4 ही है तो 8 है ना। आर द 8 coefficients yet to be determined। इनको हम डिटरमिन कर सकते हैं और हम करेंगे। जरा देखिएगा कैसे। देखें, राइट हैंड साइड को मैं अगर जरब दूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, और इसी चीज से हम डिड्यूस करेंगे। सो लेट्स लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन। जरा इसको गौर से देखिएगा, कितने आराम से हम बनाएंगे। यही मैं अगर क्लास में पढ़ाता हूं तो बड़ा मजा लेके पढ़ाता हूं, क्योंकि क्लास में पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इक्वेशन। सो कमांड सी दिस थिंग। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये मैंने राइट हैंड साइड को कॉपी किया, मैं इसको लिखता हूं बीटा कैपा P कैपा गैमा लैम्डा P लैम्डा, ठीक है, माइनस MC कॉमन ले लेता हूं मैं, बीटा कैपा P कैपा माइनस गामा लैम्डा P लैम्डा, ठीक है, माइनस M² C²। ये लिख सकता हूं ना मैं इसको, या नहीं लिख सकता? अच्छा देखिए, P मोमेंटम में बीटा कैप लैम्डा जो है ना, ये स्पेस टाइम के आर 8 कोएफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है मोमेंटम,
तो स्पेस टाइम का डेरिवेटिव रखते हैं, तो मैं इसलिए मतलब है यहां पर ये भी लिख सकता हूं और ये भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी इनको बाहर निकाल सकता हूं। अच्छा, इसी को इनको थोड़ा सा मैं जरा चालाकी से लिखूंगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं इस लैम्डा को भी कैपा कह सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां इससे मैं कॉमन ले लूं, इसको यहां लिख लूं और इसको भी मैं कैपा कह लूं। क्यों? क्योंकि ये दो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना इक्वेशंस, तो मैं इसको भी कैपा कह लूं। अब यहां पर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये कहीं और तो आ नहीं रहा। मसला यह है कि चार इंडिसेस एक जैसे, यहां नहीं मैं कह सकता था इस टर्म में कैपा, लैम्डा को कैपा, क्योंकि यहाँ चार इंडिसेस एक जैसे हो जाने थे। यहां कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पर दो इंडिसेस हैं, ताकि ये एक ही जैसे लिखे हुए नजर आए, -m² c²। एग्री करते हैं आज को या नहीं एग्री कर रहे आप इससे? So you can see that, ये देखिए आप, so you can see that on the left hand side we don't have any term linear in P। इस तरफ चले मैं इसको नाम दे लेता हूं, on the right hand, we see on the right hand side of equation, जो भी ऊपर इक्वेशन हमने दी है उसको क्रॉस रेफरेंस में डालता हूं, KG1, we don't have any term linear in P, hence beta kappa should be equal to gamma kappa। क्यों? ताकि राइट हैंड साइड से भी ये टर्म गायब हो जाए, क्योंकि ये लीनियर टर्म है ना, तो ये गायब हो गई है यहां से। ठीक है, hence above equation becomes, इस केस में जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? सो दिस थिंग इज इक्वल टू, तो मैंने बीटा को भी क्या कह दिया था ऊपर वाली इक्वेशन में, मैंने बीटा को भी गामा कह दिया, तो ये रिड्यूस हो गई है इसमें -m² c², तो बीटा को मैंने कह दिया गामा। एनी क्वेश्चन भाई यहाँ पर? सर ये स्टेप थोड़ा समझा दें, वो जो आपने लिखा है जहाँ पे मतलब लेमडा को आपने लेमडा काफा से जो रिप्लेस किया है, इसलिए एक रिपीटेड इंडेक्स है ये रिपीटेड इंडेक्स है, तो इसमें मैं कोई रिपीटेड इंडेक्स को कोई भी नाम दे सकता हूं। तो यहां मैंने दे दिया लैम्डा को कैपा। यहां पर इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि यहां ऑलरेडी कैपा रिपीटेड इंडेक्स है, तो चार इंडिसेस रिपीट नहीं हो सकते, दो ही हो सकते हैं, इसलिए यहां नहीं कर सकता था मैं। ठीक है, सही। और कोई सवाल? नहीं सर। क्लियर है सबको या नहीं? एनी क्वेश्चन जी? अच्छा चलें, अब हमारा गोल क्या है? सो द गोल इज टू, वी नीड टू फाइंड gamma, let's say kappa, such that ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या चीज सेटिस्फाई हो जाए? पी म्यू जो है कि ये चीज जो है ना, देखें लेफ्ट हैंड साइड में
अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो m² c² वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो p म्यू को इसके बराबर होना चाहिए। तो चलें, p म्यू इज इक्विवेलेंट टू, मैं लिख लेता हूं बल्कि, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता कि दिस, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं? कितने लोग आप में से एग्री करते हैं कि दिस इज p0² माइनस, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, माइनस p1² माइनस p2² माइनस p3²। लिख सकता हूं ना मैं इसको ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को देखें जरा, राइट हैंड साइड को देखें तो कैपा की भी 4 वैल्यूज हैं और कैपा की भी 4 वैल्यूज हैं और लैम्डा की भी 4 वैल्यूज हैं। तो पहले मैं इस तरह करता हूं कि गैमा और कैप, मैं इसको खोलना चाहूं तो देयर आर मेनी वेज टू ओपन इट। तो चलिए एक स्टेप मैं आपको पहले लिख देता हूं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई कैन राइट इट एज इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूं, तो आई कैन राइट इट एज, देखिए जरा मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिएगा कैसे। सो दिस इज गामा 0, पी के नीचे 0 लिखें ऊपर 0 लिखें फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस गामा 1 p1 माइनस गामा 2, सॉरी माइनस गामा 2 p2, मैंने कैपा की वैल्यू डाल रहा हूं ना, 4 वैल्यू थी ना, माइनस गामा 3, और मैंने आपको पता है कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में एक माइनस साइन आता है। सिमिलरली यहां पर भी मैं यही करूंगा, यहां पर भी मैं गामा 0 p0, गामा 1 p1, गामा 2 p2, गामा 3 p3 लिख दूंगा। अब मैं इन टर्म्स को आपस में ज़रब दूंगा, तो जब ज़रब दूंगा तो देखें एक टर्म आ जाएगी ये वाली कि गामा 0² p0², सिंपल 16 टर्म्स आनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। गामा स्क्वायर p0² प्लस सिमिलरली ऐसी टर्म गामा 1 के लिए आनी है, ऐसी टर्म गामा 2 के लिए आनी है, और ऐसी ही टर्म गामा 3 के लिए आनी है। यानी यहां पर गामा 1², 4 टर्म्स तो ये होगी p1², गामा 2², p2², गामा 3², p3²। तो ये देखिए क्या आ गया, ये इससे ज़रब खाई तो सीधी सीधी जा। अब गामा 0 p1 वाली टर्म गामा 1 p1, गामा 0 p0 वाली गामा 1 p1 के साथ आएगी, वगैरह वगैरह, ऐसी भी बहुत सारी टर्म आएंगी। अगर आपका यहां तक कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां पर। नो सर। ओके, तो चलें, मैं क्या इसके बाद ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस, मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं गामा 0 गामा 1 प्लस गामा 1 गामा 0 p0 p1 लिख सकता हूं ना मैंने ऑर्डर का ख्याल रखा है। यानी जब मैंने इसको इससे ज़रब दी है, माइनस इसको इससे ज़रब दी है, माइनस ऐसी ही टर्म गामा 2 के लिए, सॉरी, और ऐसी ही टर्म गामा 3 के लिए। तो कितनी टर्म बन गई है ये, यहां पर बन गया गामा 2 गामा 2 कितनी टर्म बन गई जी ये, 8 बन गई, 4 4 8 4 कितनी बन गई है, 7 है सर, हैं इधर तो 7 है 7 है, 7 हो ही नहीं सकती। सर। कौन? अच्छा चले ऐसी टर्म 4 है, पीछे 3 है। जी जी
ऐसी ही टर्म मैं लिख लूंगा प्लस गामा 1 गामा 2 और गामा 2 गामा 1, और फर्क नहीं पड़ता P1 2 P2 1 के बराबर होता है, तो खैर प्लस गामा 1 गामा 3 प्लस गामा 3 गामा 1, मैं साइन चेंज कर लूंगा बाद में, ये भी प्लस के साथ है, P1 एंड P3, और ये कितनी बन गई प्लस, कौन सी बच गई है, गामा 2 3 बच गई है, गामा 2 गामा 3 एंड गामा 3 गामा 2 इज P2 3। 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12 और 4 ये हैं, 16 पूरी हो गई। So to compare the left and right hand side, so if we choose गामा 0 स्क्वेयर्ड, अगर हम ये चूज कर लें कि गामा 0 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, एंड गामा आई का स्क्वायर यानी गामा 1 का स्क्वायर, गामा 2 का स्क्वायर, गामा 3 का स्क्वायर ये -1 है, देन वी कैन सी दैट ये जो टर्म्स हैं ये दे देती है P0 स्क्वायर माइनस P, देन वी कैन सी दैट ये तो यही बन जाता है, माइनस ये टर्म, इनसे हम गेट रीड नहीं कर सकते, फिर भी माइनस गामा 0 गामा 1 की जगह मैंने आपको बताया आयोटा आ गया था, तो माइनस ए की जगह मैंने नहीं, चलिए गामा 0 को अगर मैं 1 कहूं, स्क्वायर नहीं लिखता, मैं गामा 0 को 1 कहता हूं और गामा आईज को आयोटा कहता हूं, यानी गामा आई को मैं आयोटा कहूं, गामा 1 भी आयोटा, गामा 2 भी आयोटा, गामा 3 भी आयोटा, तो देखें ये सारे आयोटा स्क्वायर -1 हो जाते, तो ये बन जाता है माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर माइनस P3 स्क्वायर। लेकिन ये लीनियर टर्म्स, ये वाली जो टर्म है ये तो दे देती हैं 2 आयोटा, ये भी दे देती है 2 आयोटा, सॉरी और ये भी दे देती है 2 आयोटा, सिमिलरली 2 आयोटा, हाँ, और ये टर्म क्या दे देते हैं गामा 1 गामा 2 वाली, कोई बताएगा आप में से क्या दे देंगी? कोई बताएगा? -2 दे देगी, ये भी -2 दे देगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये भी -2। अनफॉर्चुनेट ये है कि with this choice it is unfortunate that with this choice we cannot get rid of the cross terms। ये क्रॉस आई विश के ये टर्म्स ना होती ना, अगर ये टर्म्स ना होती तो हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान होती, गामा मैट्रिसेस, गामा जो है वो नंबर्स होते और हमारी बिल्कुल जान जो है वो छूट जाती। यहां तक अगर कोई सवाल है आपका तो मुझसे पूछ लें। सो द डिराक took them not the numbers but the matrices। तो डिराक ने मैट्रिसेस लिए थे, उसने कहा था these gammas are not numbers but these are the matrices।
अच्छा भाई, डिराक ने इनको नंबर्स नहीं लिया था बट मैट्रिसेस लिया था, और उसने कहा था मैट्रिसेस दैट इज द गामा मैट्रिसेस। उसने इनको गामा मैट्रिसेस कहा था, ठीक है, with the following property. The properties of these matrices are प्रॉपर्टीज इनकी ये थी कि गामा जीरो का जो स्क्वेयर्ड है वो 1 है, ठीक है, और गामा 1 स्क्वेयर्ड, गामा 2 स्क्वेयर्ड, गामा 3 स्क्वेयर्ड, इन सब का स्क्वायर -1 है। गामा 1 स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू गामा 2 स्क्वेयर्ड, सॉरी is equal to gamma 2 squared is equal to gamma 3 squared। इस सब को उसने कहा था कि ये -1 है, और साथ ही उसने क्या कहा था कि गामा न्यू प्लस गामा म्यू इज इक्वल टू 2g म्यू न्यू। जी मैंने आपको बताया क्या होता है, मैट्रिक टेंसर होता था, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा म्यू गामा न्यू इज इक्वल टू 2g म्यू न्यू। यानी ये जो चीज है ये एक एंटी कम्यूटेशन है, वेयर द कर्ली ब्रैकेट्स denote the anti commutation। स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स इस चीज को डिनोट करती हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है देखिए आप, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि गामा न्यू जो है ये 0 के बराबर है when म्यू इज नॉट इक्वल टू न्यू। जब म्यू और न्यू बराबर नहीं है तो ये 0 है, तो देखें क्रॉस टर्म खत्म नहीं हो जाएगी। अब अगर म्यू 0 है न्यू 1 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, या अगर म्यू जो है वो, या अगर म्यू 1 म्यू 2 है या म्यू 1 म्यू 3 है, जब भी म्यू और न्यू मुख्तलिफ है तो 0 है। जब म्यू 0 है तो आपको पता है G001 होता है, और जब म्यू और न्यू 1 है तो आपको पता है G11 -1 होता है। तो ये सारी की सारी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करता है इस चीज को, इस वाली को, जो नीचे मैंने ये दरिया को कूजे में बंद किया है। सो these gammas are the 4x4 matrices। अच्छा, अब आपकी एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये है, एंड these can be written as in Dirac representation, these can be written as gamma 0 is equal to, मैं यहीं पे खत्म करूंगा आज का लेक्चर, और एक छोटी सी असाइनमेंट देके आपको जो आपने कल मुझे करके देनी है कल तक। ये है 1 0 0 -1, और जो गामा आई है वो बराबर है 0 सिग्मा आई minus sigma I and 0, where sigmas are the Pauli matrices। यानी जो सिग्मा है यहां पर, where sigmas are the Pauli matrices,
ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चीज शो करें, शो दैट these matrices satisfies the above equations। कौन सी above equations? ये वाली, यानी आप gamma 0 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, gamma 1 स्क्वायर 1 -1, gamma 2 स्क्वायर -1 और gamma 3 स्क्वायर। सिमिलरली 0 1 करें तो या 0, ये सारी की सारी इस इक्वेशन को, the above equation, ये वाली। एंटी कम्यूटेशन वाली। अब above equation कौन सी है जी? ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये यूज कर लें, हेंस दिस गिव्स, क्या चीज हमें देगी? अब मैं वापस आता हूं अपनी इक्वेशंस पे, अपनी इक्वेशन पे जो जहां से मैंने शुरू किया था, ये चीज। हेंस अगर ये गामा मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हों तो हमें ये चीज मिल जाती है। और आपको ये याद है कि मैंने बीटा को क्या कहा हुआ था? गामा। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अब ये चीज 0 होने के लिए, सो इट मींस we get the Dirac equation by peeling off only one term। अब ये चीज 0 है ना, चूंकि तो ये 0 हो सकती है जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, डजंट मैटर। तो इसका मतलब है ये चीज मैं लिख सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू गामा म्यू लिखें, लैम्डा लिखें, चलें लैम्डा ही लिख लेते हैं, या ये 0 हो तब भी डिराक इक्वेशन है, और दरमियान में प्लस साइन हो तब भी 0 हो तब भी ये डिराक इक्वेशन ही है। तो इसका मतलब है, देखें आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हासिल कर ली है पी में, या कोई पी स्क्वायर्ड नहीं है, या कोई एम स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड नहीं है, बल्कि ये दिस इज अ लीनियर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। तो ये बड़ा इजी सा तरीका है डिराक इक्वेशन को डिराइव करने का, आसान सा नाइवली लैंग्वेज का एक मेथड है। तो कल हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, और कल मैं डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालूंगा और फिर आगे चलूंगा। यहां तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज बताइए। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो चले, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी लेक्चर जो है ना इसको आज ही अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोग अपने स्पेयर टाइम में इसको चेक कर सकें। और मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूं, अगर ये अपलोड हो जाती है तो मैं अपनी लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कल के लेक्चर में पूछिएगा, और ये असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, कल मैं पहले हाफ में पूछूंगा लेक्चर के। ओके सर, सही। ओके, मैं पहले लेक्चर अपलोड कर लूं तो फिर आप क्लास को लीव कीजिएगा।